हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डार्क रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। डार्क रिएक्शन की हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी कि डार्क रिएक्शन को और क्या क्या किस किस नाम से बोला जाता है। फिर टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन में मतलब डार्क रिएक्शन में कौन कौन से पाथवे होंगे ये हमने देखा कि C3 पाथवे होगा, C4 पाथवे होगा, कैम पाथवे होगा। C3 क्यों बोलते हैं, C4 क्यों बोलते हैं, इनके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी CO2 का जब फिक्सेशन होता है उनके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे C3 बोलते हैं अगर 3 कार्बन का प्रोडक्ट कोई बना, C4 बोलते हैं अगर 4 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बना। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी। आज के वीडियो में हमें डिटेल में पढ़ना है C3 पाथवे को। पहले तो हम पाथवे को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, उसके बाद एक साइकिल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट में पहले पढ़ने का मतलब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो साइकिल समझने में और ईजी रहेगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो पे। C3 पाथवे या C3 साइकिल, इसे हम एक और नाम से जानते हैं केल्विन साइकिल। जैसा कि समझ में आ रहा है केल्विन साइकिल क्यों बोलेंगे इसे हम, साइंटिस्ट के नाम पे जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा वर्क किया था डार्क रिएक्शन पे उनका नाम था मेल्विन केल्विन। उन्हीं के नाम पे इस पाथवे का नाम रखा गया है केल्विन साइकिल। इस पाथवे को हम यूनिवर्सल साइकिल भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी तरह के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो। अल्टीमेटली द ओनली प्रोसेस थ्रू विच ग्लूकोज कैन बी सिंथेसाइज्ड इज केल्विन साइकिल। यानी C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो वो केल्विन पाथवे से ही होगी। देन केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहाँ पे होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट के किस जगह पे होगा। जैसा हमें पता है कि ये एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड रिएक्शन होते हैं केल्विन साइकिल में, यानी डार्क रिएक्शन में जो भी रिएक्शंस होंगे ये किस पे डिपेंड करेंगे, एंजाइम से डिपेंड करेंगे। अनलाइक लाइट रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था हमारे, वो लाइट के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करता था। डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम्स पे डिपेंड करेगा, यानी एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड ये रिएक्शंस होंगे। तो जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे डार्क रिएक्शन के वहीं पर डार्क रिएक्शन होगा। एंजाइम्स जो भी होते हैं डार्क रिएक्शन के वो प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जो भी एंजाइम डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इस वजह से डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल भी कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। एंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। देन केल्विन साइकिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली NCERT में भी जैसा दिया गया हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा कार्बोक्सिलेशन। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस किया जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा PGA बनेगा उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा रीजनरेशन। यहाँ पे किसी चीज़ को हम रीजनरेट करते हैं, देखेंगे अभी किसको रीजनरेट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन या इसी को हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फिक्सेशन, कई बार मैंने भी इस वीडियो में यूज़ किया है, पहले के वीडियोस में भी यूज़ किया है। CO2 फिक्सेशन। फिक्सेशन हम तब बोलते हैं जब भी किसी एटमॉस्फेरिक गैस को हम क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिक्सेशन। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला गया, CO2 फिक्सेशन। देन इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यानी आउट ऑफ ऑल द स्टेप्स इन केल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप सबसे क्रूशियल होता है, NCERT में भी दिया गया है कार्बोक्सिलेशन स्टेप ही सबसे क्रूशियल होता है। फिर इस प्रोसेस में होता क्या है हमें ये देखना है। सबसे पहले इस प्रोसेस में रिएक्शन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है केल्विन साइकिल का कि एक 5 कार्बन का सबस्ट्रेट, हमें पता है क्या होता है, ये 5 कार्बन का सबस्ट्रेट होता है RUBP। लास्ट वीडियो में हमने देखा था RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। यानी राइबुलोज क्या है, एक शुगर है, उस पर 1 और 5th कार्बन भी क्या जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट जुड़े हैं। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये किससे कंबाइंड हुआ, CO2 से कंबाइंड हुआ, जो कि कैसा है, 1 कार्बन का सबस्ट्रेट है, यानी RUBP प्लस CO2, RUBP प्लस CO2। CO2 कैसा है, 1 कार्बन का है, RUBP कैसा है, 5 कार्बन का। दोनों मिलके बनाते क्या हैं, दोनों मिलके यहाँ हमारा बनाएंगे 3 PGA।
3PGA, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA, 3 इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक फॉस्फेट अटैच्ड है, वो फॉस्फेट किस पे अटैच्ड है, थर्ड कार्बन पे। यानी ये जो प्रोडक्ट हमारा बना PGA, ये कितने कार्बन्स का है, ये है हमारा 3 कार्बन का। इसके थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, यानी 5 कार्बन का क्या है, RBUBP किससे कंबाइन हुआ, एक 1 कार्बन के CO2 से। प्रोडक्ट क्या बना, एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट। जैसा देख सकते हैं कि रिएक्शन यहाँ बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 कार्बन प्रोडक्ट बन रहा है वो एक मॉलिक्यूल ना बन के 2 मॉलिक्यूल बना। अब रिएक्शन कैसा है हमारा, बैलेंस्ड है, 6 कार्बन इधर थे, 6 कार्बन इधर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिएक्शन किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन होता है एक एंजाइम जिसे हम नाम से जानते हैं रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात, रुबिस्को से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। अर्थ बोले या बायोस्फीयर बोले, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, रुबिस्को। अब रुबिस्को का अगर हम पूरा नाम देखें तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। रुबिस्को का पूरा नाम है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी C से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है रुबिस्को में, कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। पूरा नाम है रुबिस्को का राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये 2 वर्ड जो हैं कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यहाँ से हमारा और भी कई सारे क्वेश्चन बनेगा, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। इसका मतलब रुबिस्को एंजाइम 2 तरह की एक्टिविटी शो करता है। एक होता है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, दूसरा होता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और डिटेल में अभी समझेंगे। यानी रुबिस्को अगर CO2 से कंबाइन भी कर सकता है और रुबिस्को ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रुबिस्को एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम जो किसी 2 सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी शो कर रहे हो। रुबिस्को एक कैसा एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। किसके लिए एक्टिविटी शो करता है, ये CO2 के लिए भी एक्टिविटी शो करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए भी एक्टिविटी शो करता है। अगर ये CO2 से कंबाइन हुआ रुबिस्को, तब क्या होगा, तब कैल्विन साइकिल होगा। यानी रुबिस्को CO2 से कंबाइन हुआ तो ये रिएक्शन होगा हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, यानी कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इन केस रुबिस्को CO2 से कंबाइन ना करके ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए, तब वो होगा प्रोसेस का नाम फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने, रुबिस्को अगर CO2 से कंबाइन करता है तो उस प्रोसेस का नाम बोलेंगे हम कैल्विन साइकिल। और ये प्रोसेस हुआ कैसा, यानी यहाँ पे रुबिस्को कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है, यहाँ पे रुबिस्को शो कर रहा है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। और CO2 अगर रुबिस्को CO2 से कंबाइन ना करके किससे कंबाइन कर जाए, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए, तब प्रोसेस का क्या नाम होगा, वो होगा फोटो रेस्पिरेशन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, यानी कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होना था वो इन्वायरमेंट में ना रिलीज़ करके रुबिस्को से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ ये प्रोसेस हमारा एनर्जी भी कंज्यूम करता है, यानी ATP भी कंज्यूम करता है। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन को बोला जाता है कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो कौन सी एक्टिविटी शो करेगा रुबिस्को, तो ये शो करेगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी शो कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी शो करता है। डिपेंड किस पे करेगा, ये किससे कंबाइन करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, CO2 या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे। यानी अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को किससे कंबाइन करेगा, CO2 से। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर जाएगा। बट इन केस अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है
इन केस अगर CO2 का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है, तब रुबिस्को किससे कंबाइन करेगा? तब रुबिस्को कंबाइन करेगा CO2 से, क्योंकि रुबिस्को CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, शोज मोर एफिनिटी फॉर CO2। यानी एफिनिटी मतलब कि किससे वो चाह रहा है खुद कंबाइन होना, रुबिस्को किससे खुद कंबाइन होना चाह रहा है, यानी एफिनिटी किससे शो करना चाह रहा है, तो रुबिस्को CO2 से कंबाइन होना चाहता है, इन केस अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। अदरवाइज जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 से रुबिस्को उससे कंबाइन करेगा। तो ये हो गया प्रोसेस हमारा कार्बोक्सिलेशन। अब हमें समझ में आ गया कि इसको मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रुबिस्को किस पे कंबाइन कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि केल्विन साइकिल होगा या फोटो रेस्पिरेशन होगा। इसी के साथ क्या हुआ हमारा कार्बोक्सिलेशन, यानी केल्विन साइकिल का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा किसी चीज़ का। किसका रिडक्शन होगा? हमारे पास बना क्या? 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? 3PgAl यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3PGA से क्या बन जाएगा हमारे पास? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इस प्रोसेस में 2 ATP यूटिलाइज होगा, साथ ही साथ 2 NADPH2 भी यूटिलाइज होगा। आगे जब हम साइकिल के फॉर्म में पढ़ेंगे केल्विन साइकिल को, यानी पाथवे, केल्विन पाथवे को हम साइकिल के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे कहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ पे NADPH2 यूटिलाइज हो रहा है, 2 ATP क्यों यूटिलाइज हो रहा है, 2 NADPH2 क्यों यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं? बस एक तीनों प्रोसेस में डिफरेंस देख रहे हैं बेसिक। थर्ड प्रोसेस नाम से समझ आया, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब किसी चीज़ को रीजनरेट करना, यानी किसी चीज़ को साइकिल में वापस से लौटा देना। साइकिल अनइंटरप्टेड चले, साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के, यानी साइकिल अनइंटरप्टेड चले, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है और RUBP की रिक्वायरमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट से मिल रहा है हमें जितना चाहिए। RUBP इसको साइकिल में वापस से लौटाना है, ताकि हर बार जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आए तो वो किससे कंबाइन होने के लिए रेडी रहे, उसके साथ जो जिससे वो कंबाइन होता है वो हमेशा प्रेजेंट रहे। इसका मतलब RUBP हमेशा वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो रीजनरेशन में हम क्या करते हैं? RUBP को रीजनरेट करते हैं। RUBP इज रिटर्न बैक टू साइकिल। किस वजह से इसको रिटर्न करते हैं? ताकि साइकिल अनइंटरप्टेड चले, बिना किसी रुकावट के साइकिल, केल्विन साइकिल लगातार चलता रहे। क्या देखा हमने? केल्विन का साइकिल क्यों बोलते हैं? जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। प्रोसेस होता कहाँ है? एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन। इस वजह से प्रोसेस कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, अल्टीमेटली द ओनली पाथवे थ्रू विच ग्लूकोज कैन बी सिंथेसाइज्ड इज केल्विन साइकिल। C3 हो, C4 हो या कैम प्लांट हो, ग्लूकोज की सिंथेसिस करानी है तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए केल्विन साइकिल ही। यानी केल्विन साइकिल तीनों ही प्लांट्स में होगा, C3 प्लांट्स में भी, C4 प्लांट्स में भी और कैम प्लांट्स में भी। देन केल्विन साइकिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कहाँ होगा? RUBP में, यानी रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? ये रिएक्शन होगा रुबिस्को एंजाइम्स के प्रेजेंट में, जो कि क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ और बायोस्फीयर। रुबिस्को एंजाइम कैसा है? एलोस्टेरिक एंजाइम है, यानी दोनों के लिए एफिनिटी शो करते हैं। किन 2 चीज़ों के लिए एफिनिटी शो करते हैं? ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, यानी फोटो रेस्पिरेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा तो कौन सा स्टेप? कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा तो केल्विन साइकिल होगा, यानी कि क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा।
देन रिडक्शन में क्या होगा, जो हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बना था उसको क्या करेंगे हम, रिड्यूस करा के क्या कराएंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरॉल्डिहाइड बना देंगे। इस प्रोसेस में ATP और ADP-H2 का यूटिलाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम किस चीज़ को रीजनरेट करेंगे, रीजनरेशन में हम RUBP को रीजनरेट करेंगे ताकि साइकिल कैसा चले, अनइंटरप्टेड चलता रहे, यानी साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यू होता रहे ये हमारा केल्विन पाथवे। अब हम क्या देखने वाले हैं इसको, अब हम इसको एक पाथवे के फॉर्म में देखने वाले हैं, एक साइकिल के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो आगे केल्विन साइकिल को हम लोग देखते हैं, यानी इसको एक साइकिल के फॉर्म में पढ़ते हैं। स्टेप वाइज तो पढ़ लिया हमने, अब इसे कैसे पढ़ते हैं, साइकिल के फॉर्म में पढ़ते हैं। साइकिल के फॉर्म में पढ़ने से पहले अगर हमें बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता हो तो हमारे लिए केल्विन साइकिल को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ के हम पूरा केल्विन साइकिल बिना देखे बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स बस हमें पता होने चाहिए। तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हमें पता है कि जब भी किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा बोले तो। क्या बोला मैंने, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले से भी आप लोगों को पता होगी ये चीज़ें केमिस्ट्री में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब। और अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा ले जाएं, यानी कि अभी हम कैसे आए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कैसे जाने, उल्टा जाने वाले हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराएं, रिडक्शन कराएं तो हमें वापस से मिल जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं तो हमें वापस से मिल जाएगा अल्कोहल। यानी रिएक्शन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की तरफ जाए तो वो होगा हमारा रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे आगे केल्विन साइकिल में हेल्प करे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, एक मॉलिक्यूल होता है केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल OL लास्ट में ऐड है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। इसका हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन, OL लास्ट में ऐड है, इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल है, इसका हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन हमें ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड मिला ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम क्या कराएंगे तो मिलेगा हमें ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, वापस इसका एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल। ये था बेसिक सी केमिस्ट्री की चीज़ें। ये चीज़ें इसलिए मैंने यहाँ पे बताई ताकि हमें केल्विन साइकिल को रटना ना पड़े, हम कैसे कर सकें, इसे डायरेक्टली भी बना सकें। बस केमिस्ट्री बस समझते जाएं और जो भी मॉलिक्यूल हैं उनके नाम को समझते जाएं, डायरेक्टली हम केल्विन साइकिल आराम से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिलेगा, हमें इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व किया जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया साइकिल के अंदर, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है हमारा RUBP, जिसे हम बोलते हैं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। RUBP ये क्या हमारा CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है केल्विन साइकिल में। जैसा हम देख सकते हैं RUBP कैसा है, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, CO2 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है। दोनों कंबाइन होकर बनाते क्या हैं, दोनों कंबाइन होकर बनाते 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, एसिड है, पूरा नाम 3PGA। 3PGA शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है इसका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हमने देखा यहाँ पे, CO2 किससे कंबाइन हुआ, RUBP से। बनना क्या है, एक 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं 3PGA। अब यहाँ पे 2 डाउट्स आते हैं हमारे पास। पहले डाउट्स क्रिएट करूँगा मैं, फिर उन डाउट्स को सॉल्व करूँगा। 2 डाउट हमारे पास ये आया कि
कंबाइन किससे हुआ CO2? एक 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से, यानी कि 1 कार्बन यहाँ, 5 कार्बन यहाँ, लेकिन बना क्या? सिर्फ और सिर्फ एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। CO2 किससे कंबाइन हुआ? RuBP से, बना क्या? एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये था पहला डाउट कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मतलब 6 कार्बन रिएक्शन के स्टार्ट में है, लेकिन बना प्रोडक्ट क्या हमारा? सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन का। सेकंड डाउट हमारे पास ये आता है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। जैसा हम देख सकते हैं 1,5 यानी 5 कार्बन का तो ये मॉलिक्यूल है, उसके अलावा इसके फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, लेकिन जब ये कन्वर्ट हुआ 3PGA में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन के बाद ये 3PGA में कन्वर्ट हुआ, तब हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड कार्बन पे। पहले फॉस्फेट कितने थे? 2 फॉस्फेट थे, अब कितने फॉस्फेट है? 1 फॉस्फेट है। पहले कार्बन कितना था? 6 कार्बन था, अब कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये था क्वेश्चन। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जब ये कंबाइन होते हैं दोनों, एक 3 कार्बन प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 3 कार्बन प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल ना बन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनता है। अब क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनने से रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो गया। 6 कार्बन पहले थे, अब क्या हो गया? 3 कार्बन PGA का एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन PGA का दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। क्या? 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 6 कार्बन का नहीं, 3 कार्बन का बना, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बने। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सेकंड हमारा जो डाउट था कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट था, अब क्या है? 2 मॉलिक्यूल बनने से अभी भी क्या है? 2 फॉस्फेट है। एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट, सेकंड मॉलिक्यूल में दूसरा फॉस्फेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जिसे हम बोलते हैं विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन केल्विन साइकिल। देन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ 3PGA के बनने के साथ ही साथ। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है हमारा रिडक्शन। देखेंगे कैसे रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे एक डाउट आया हमारे पास, यहाँ पे तो एक ही फॉस्फेट था थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? 2 फॉस्फेट हैं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब एक फॉस्फेट ऐड हो रहा होगा, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा होगा। ये फॉस्फेट हमें मिलेगा कहाँ से? ये फॉस्फेट हमें मिलेगा ATP के ब्रेकडाउन से, यानी ATP टूटेगा ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्या बोला मैंने? ATP टूटा किस में? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यही रीज़न है कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट था, यानी कि थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे क्या है? 2 फॉस्फेट हैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे। फॉस्फेट मिला कहाँ से हमें? ATP के ब्रेकडाउन से। सिंस हियर इज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, इस वजह से 2 ATP का ब्रेकडाउन होता है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-DPGA बनता है। क्या बना? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फेट हमें मिला कहाँ से? ATP के ब्रेकडाउन से। NCERT में जैसा दिया गया है, NCERT में दिया गया इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ATP वो यूटिलाइज कहाँ पे हुआ है। तो रिडक्शन का पहला स्टेप हमने देख लिया, ATP कैसे यूटिलाइज हुआ, 2 ATP का ब्रेकडाउन हुआ। देन आगे हम देख रहे हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रोसेस कैसा होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन हो रहा होगा, एसिड रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन हम जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन हमें मिलेगा NADPH2 के ब्रेकडाउन से, NADPH2 के ब्रेकडाउन से। तो मिला क्या? NADP प्लस साथ ही साथ H2। ये H2 क्या होगा? एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देगा? एल्डिहाइड। फिर से वही बात, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे DPGA के, तो इसका मतलब 2 ATP का ब्रेकडाउन होगा और बनेगा क्या हमारा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये कैसा है? इसे हम बोलते हैं 3PGAL। यानी कि रिडक्शन प्रोसेस में अल्टीमेटली हुआ क्या हमारे पास? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया।
3PGA किस में कन्वर्ट हो गया, 3PGAL में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस कैसा था हमारा, यहाँ से यानी PGA से लेके PGAL, ये प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। इस प्रोसेस में यूटिलाइज क्या क्या हुआ, 2 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ, 2 NADPH2 का यूटिलाइजेशन हुआ PGA से PGAL बनाने में। ये हम जानते हैं क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट है, यानी 3PGAL क्या है, TRIO, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट नाम से समझ में आया, 3 कार्बन का फॉस्फेट, हेक्सोज, हेप्टोज, उसी तरह ट्रायोज। 3PGAL ये नाम हम एक बार सुनते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, यानी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी PGAL का नाम आता है। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन में पता है क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके PGAL बनता है, यानी ग्लूकोज अपने आप को, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो अपने आप को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, एक 3 कार्बन का PGAL बनाता है। इसका मतलब ग्लूकोज से PGAL बन सकता है, तो PGAL से ग्लूकोज भी बन सकता है। इसी PGAL से आगे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। क्या देखा हमने, एक ट्रायोज फॉस्फेट है कौन, PGAL, PGAL से क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। थर्ड स्टेप हमारा, ताकि साइकिल अनइंटरप्टेड चलता रहे, थर्ड स्टेप का हम नाम रखें रीजनरेशन। किसको हमें रीजनरेट करना है, ज़रूरी है यहाँ पे रीजनरेट हमें करना है RUBP, ताकि RUBP वापस से किसी दूसरे CO2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या करे, केल्विन साइकिल को कंटिन्यू करता रहे। फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाउट क्रिएट करना चाहूँगा कि नाम समझे तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना, यानी एक फॉस्फेट है 3rd कार्बन पे। रीजनरेट करके हमें क्या बनाना है, RUBP। RUBP में क्या है, 2 फॉस्फेट हैं 1st और 5th कार्बन पे। अगेन हमें एक फॉस्फेट का एडिशन करना है। वो फॉस्फेट हमें कहाँ से मिलेगा, वो फॉस्फेट हमें फिर से मिलेगा ATP के ब्रेकडाउन से। ATP टूटेगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। देख सकते हैं हम लोग एक ही ATP टूटेगा क्योंकि एक ही फॉस्फेट का एडिशन करना है। अनलाइक हियर, यहाँ हमें क्या करना था, 2 फॉस्फेट चाहिए थे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल से एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, इस वजह से एक ATP का ब्रेकडाउन होगा। ये प्रोसेस का नाम क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन NCERT में भी ये चीज़ें दी गई हैं। NCERT में भी ATP का यूटिलाइजेशन दिया गया है, NADPH2 का यूटिलाइजेशन दिया गया है। बस ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि वो किस प्रोसेस के बीच में यूटिलाइज होता है। यहाँ मैंने वो प्रोसेस का नाम भी दिया है कि वो किस प्रोसेस में यूटिलाइज होता है। इस वजह से ये नाम दिया क्योंकि किसी भी अच्छे एग्जाम में, MNS या नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी वहाँ पे पूछ सकता है कि PGA से DPGA बन रहा है तो वहाँ पे क्या यूटिलाइज हो रहा है, वहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है। याद करने का तरीका क्या है, अगर हम इसके नाम को याद रखें, अगर हमें नाम ही पता हो कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-डाइफॉस्फो, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ATP का ब्रेकडाउन होगा। ATP के ब्रेकडाउन से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होके वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में शो होगा। उसी तरह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमें पता है एसिड से एल्डिहाइड बनता है, तो प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन हम जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। अब हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा, NADPH2 के ब्रेकडाउन से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा। देन थर्ड स्टेप, वापस से हमें जब प्रोसेस में क्या करना है, रीजनरेट करना है। RUBP को कैसे हम रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट करेंगे एक ATP के यूटिलाइजेशन से। ATP क्यों यूटिलाइज हुआ, इसको याद करने का तरीका क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन रहा है, 1,5-बिस-फॉस्फो, यानी एक फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट आ रहा है, यानी एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। वो फॉस्फेट क्यों आ रहा है, ATP के ब्रेकडाउन से। अगर रटने की कोशिश करें तो एग्ज़ाम तक ये चीज़ें हमें नहीं याद रहेगी, समझ के पढ़ेंगे, इनके नाम को समझेंगे, रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बिना देखे बनाया जा सकता है इसे। तो ओवरऑल केल्विन साइकिल क्या था हमारा, ओवरऑल केल्विन साइकिल हुआ क्या,
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके हमने क्या बना लिया, ग्लूकोज। इस प्रोसेस में यानी पूरे के पूरे केल्विन साइकिल में क्या हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। एक CO2 के रिडक्शन में हम देख सकते हैं क्या क्या यूटिलाइज हुआ। एक CO2 के रिडक्शन में 3 ATP यूटिलाइज हुआ और 2 NADPH2। ये क्या हो, पर CO2 एक ATP बनाने एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूटिलाइज किया, 3 ATP, 2 ATP यहाँ, 1 ATP रीजनरेशन प्रोसेस में। साथ ही साथ क्या यूटिलाइज हुआ, 2 NADPH2, 1 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। ये हुआ फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब केल्विन साइकिल 6 बार चलेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 18 ATP एंड 12 NADPH2 पर ग्लूकोज या पर 6 कार्बन, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 3 ATP, 2 NADPH2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2, यानी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार केल्विन साइकिल को हमें चलाना होगा। 6 बार केल्विन साइकिल चलने से क्या होगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ATP और NADPH2 के नंबर में डिफरेंस आ रहा है, ATP और NADPH2 के नंबर में डिफरेंस भी आ रहा है। NCERT में भी ये चीज़ लिखी गई है कि ये ATP और NADPH2 का नंबर में जो डिफरेंस है यही डिसाइड करता है कि लाइट रिएक्शन में साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। यानी कि मान लेते हैं अगर हमारे पास क्या है, 2 ATP है, 2 NADPH2 है, 2 ATP हमारे पास प्रेजेंट है और 2 NADPH2 प्रेजेंट है। अब प्लांट को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर ATP चाहिए तो वो क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कराएगा, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। अगर उसे ATP और NADPH2 दोनों ही चाहिए तो वो क्या कराएगा, नॉन साइक्लिक कराएगा, ताकि दोनों उसे मिल सकें। यही रीज़न है, यानी दोनों का नंबर में जो डिफरेंस है ATP और NADPH2 को, यही डिसाइड करता है कि लाइट रिएक्शन में साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा। इसी के साथ क्या हुआ, हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। प्रोसेस में जो जो चीज़ें यूटिलाइज हुई है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया गया, यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब हमें आगे क्या देखना है, ग्लूकोज जो बना वो ग्लूकोज किस किस प्रोसेस में यूज़ होगा। तो केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, यानी केल्विन साइकिल से प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। केल्विन साइकिल में हमने कराया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराया है। कैसे हुआ है रिडक्शन, हमने देखा 3 स्टेप्स में रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन। किसी भी रिएक्शन में केमिस्ट्री में जानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। देन सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, रिडक्शन था। याद रखने वाली चीज़ है, कार्बोक्सिलेशन में किसी भी तरह का एसिमिलेटरी पावर का यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे ना ही ATP यूज़ हुआ है ना ही NADPH2। सेकेंड स्टेप था हमारा रिडक्शन, जिसे हम बोलते हैं PGA से बनता है, PGA से बनता है यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। रिडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ था, ATP का यूटिलाइजेशन हुआ था और NADPH2 का भी यूटिलाइजेशन हुआ था, यानी 2 ATP यूज़ हुए थे, 2 NADPH2 यूज़ हुए थे। रिएक्शन में मैंने दिखाया था कहाँ पे ATP यूज़ हुआ था, कहाँ पे NADPH2 यूज़ हुआ था। लॉजिकल रीज़न भी उसका दिया था कि 2 ATP क्यों यूज़ हुआ है, 2 NADPH2 क्यों यूज़ हुआ है। ये चीज़ें एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रिडक्शन प्रोसेस में कितना ATP यूज़ होता है, ओवरऑल पूरे केल्विन साइकिल में कितना यूज़ होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP यूज़ होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP यूज़ होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के कई सारे क्वेश्चन केल्विन साइकिल से बनाए जा सकते हैं। 2 स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हुआ था, हमने RUBP को रीजनरेट किया था। कैसे किया था, एक ATP के यूटिलाइजेशन से, यानी ATP ब्रेक डाउन हुआ, वही फॉस्फेट जाके क्या हुआ, ऐड हुआ था वहाँ पे, वापस से 1,5-bis फॉस्फेट बन गया था। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में अप टू रिडक्शन कितने ATP यूज़ हुए हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अप टू रिडक्शन, यानी पूरे प्रोसेस में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन में अप टू रिडक्शन एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने ATP का यूटिलाइजेशन हुआ।
या ऐसे भी पूछा सकता है, क्वेश्चन बदल के पूछता हूँ कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में अप टू रिडक्शन कितने एटीपी का यूज़ हुआ। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा 4। हमें पता है अप टू रिडक्शन 2 एटीपी का यूज़ होता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। यहाँ पे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन पूछा गया था अप टू रिडक्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करने में कितना एटीपी था। अप टू रिडक्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें 4 एटीपी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग वे से बनाए जा सकते हैं, बट केल्विन साइकिल अगर हमें याद है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस को क्या है, उनके नाम को समझो, प्रोडक्ट को देखो, मतलब रिएक्टेंट को देखो, सबस्ट्रेट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, क्या था क्या बन रहा है, उसी से हमें पता चल जाएगा एटीपी कहाँ यूज़ हो रहा है, NADPH2 कहाँ यूज़ हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें फोटो डायरेक्ट रिएक्शन का, यानी केल्विन साइकिल का रिजल्ट मिला हमें, ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया। अब इस ग्लूकोज का फेट क्या है, यानी ग्लूकोज अब किस फॉर्म में आगे बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते टाइम पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि ग्लूकोज जो बनता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट रहता है। यानी ग्लूकोज बना कहाँ, प्लांट्स के लीव्स में, बट अलग अलग प्लांट्स के पार्ट को क्या है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वो न्यूट्रिशन उसे कैसे मिलेगा, यही ग्लूकोज जो बना है, इसी ग्लूकोज यानी लीफ में जो ग्लूकोज बना है उसी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होके अलग अलग पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। ग्लूकोज बना, मैंने बोला था कि वो ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी फेट ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट क्या है हमारा, सुक्रोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज में। सुक्रोज हम जानते हैं एक डाइमर होता है किसका, ग्लूकोज का प्लस फ्रक्टोज का, यानी कि एक ग्लूकोज को एक फ्रक्टोज से रिएक्ट करा दिया जाए, क्या बन जाएगा, सुक्रोज। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होने के लिए सिर्फ अपने आप को किस में कन्वर्ट किया है, सुक्रोज में। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो जाता, ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक बार इस वीडियो को या तो आप लोग पॉज करके यहाँ पे इसको सोचने की कोशिश कीजिए या कहीं पे भी नेट पे ढूंढिए, अदरवाइज़ इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ग्लूकोज सुक्रोज में इस वजह से कन्वर्ट होता है, जैसा हम जानते हैं ग्लूकोज कैसा एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकता है। स्कूल्स में प्रैक्टिकल में कराया जाता है ग्लूकोज क्या करता है, बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। बट सुक्रोज कैसा होता है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी सुक्रोज किसी चीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकता है। अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में हम क्या करते, ट्रांसपोर्ट करते, ग्लूकोज को अगर हम ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते तो ग्लूकोज रास्ते में किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके उसे रिड्यूस कर सकता था। ग्लूकोज किसी भी चीज़ के अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोसेस में किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके क्या कर सकता था, उसको रिड्यूस करा सकता था। इस वजह से ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया गया, सुक्रोज को में। सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, यानी सुक्रोज किसी और को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ग्लूकोज किस में हो गया, इस वजह से सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। इसी फॉर्म में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड। देन एक और चीज़ हो सकता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज बंद तो गया, अब प्लांट्स क्या करना चाहेंगे, इस ग्लूकोज को स्टोर करना चाहेंगे। ग्लूकोज को वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज को वो करेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर। जैसे हम जानते हैं स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, यानी कई सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में क्या हो गया, ग्लूकोज स्टोर हो गया। आगे और क्या हो सकता है, इसी ग्लूकोज को प्लांट्स सेल्यूलोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी ग्लूकोज को प्लांट्स सेल्यूलोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्यूलोज हम जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यानी प्लांट्स अपने सेल्स का सेल वॉल बनाने के लिए ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं, ग्लूकोज को सेल्यूलोज में कन्वर्ट करते हैं। यही सेल्यूलोज क्या करता है, प्लांट सेल वॉल में का फॉर्मेशन कराता है। देन और क्या किया जा सकता है इस ग्लूकोज के साथ, इसी ग्लूकोज से हम फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स बनाते हैं। फैटी एसिड एंड, यानी कि जो भी हम बात करते हैं प्लांट्स ऑयल्स की, वो सब क्या रहते हैं, ग्लूकोज ही रहते हैं। और क्या किया जा सकता है, ग्लूकोज को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके ग्लूकोज से प्रोटीन भी बनाते हैं।
यानी ग्लूकोज का कन्वर्ट किस में कर दिया गया, प्रोटीन में। तीनों ही जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये आपस में कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी ग्लूकोज से प्रोटीन बनाया जा सकता है। क्या देखा हमने, फेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या क्या बन सकता है, सुक्रोज, देन स्टार्च, देन सेलुलोज, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन भी बनाया जा सकता है ग्लूकोज से। इसी के साथ क्या होता है, हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। केल्विन साइकिल में एक एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करें, बुक से पढ़िए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। C3 साइकिल कंप्लीट हो गया, C4 साइकिल पढ़ेंगे और कैम पाथवे को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।